सभी आशा बहनों का एक बार पुनः स्वागत है आशा संवाद के नए एपिसोड क्रमांक 13वां में। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना में आशाओं को स्वयं एवं अपने परिवार को भी पंजीकृत करना है। अब बिना देरी किए हम आमंत्रित करना चाहेंगे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगेश भरसट IAS, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमें योजना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आज मैं आशाओं से उनको आयुष्मान योजना अंतर्गत कैसे लाभ दिया जाता है, साथ ही आशाओं के द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ जो हितग्राही है लाभान्वित उनको कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं सर्वप्रथम सभी आशाओं को उनको धन्यवाद देता हूं कि आशा एक इस प्रकार की कड़ी है हमारी, जहां जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में सबसे अहम कड़ी है। परंतु कहीं ना कहीं जब हम आशाओं के रूप में जब सेवा देते हैं तो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम भी एक हितग्राही है। मध्य प्रदेश की सभी आशाएं आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही है। सभी आशाओं को आह्वान करता हूं, सबसे पहले तो अपना खुद का आयुष्मान कार्ड बना ले, साथ ही उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का भी आयुष्मान कार्ड बना ले। मैं बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मध्य प्रदेश के जो लगभग 1500 अस्पताल संबंध है, एम्पैनल है, उसमें किया जाता है। दूसरा जो मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ, चूँकि आप गांव लेवल पे कार्य कर रहे हैं तो आपको हम लोगों ने एक आयुष्मान कार्ड बनाने का आईडी दिया हुआ है। 100% आयुष्मान सैचुरेटेड ग्राम पंचायत क्यों ना बनाए, तो आपके ग्राम में जितने भी हितग्राही होंगे जो आयुष्मान योजना अंतर्गत पात्र है, उन सभी को आप उनके भी आयुष्मान कार्ड बना लीजिए, ताकि उनके परिवार को भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सकता है। आयुष्मान कार्ड बना के अपने परिवार को भी आप लाभ दे सकती है। धन्यवाद। उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद सर। अब हम देखेंगे एक छोटी सी प्रस्तुति जिसमें बताया गया है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, जिससे आप अपना, अपने परिवार व अन्य हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बना सकती हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो पीएमजे योजना का संभावित या नामांकित लाभार्थी है, आयुष्मान एप्लीकेशन का उपयोग कर सकता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे पीएमजे लाभार्थी के रूप में आप आयुष्मान मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना eKYC कर पाएंगे और अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लाभार्थी के रूप में लॉग इन करने के बाद आप लाभार्थी की खोज करे पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहां आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों को खोज सकते हैं। यहां अपना राज्य चुनें। लागू योजना का चयन करें। यहाँ हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का चयन किया है। इसके बाद चुनें कि आप किस आधार पर लाभार्थी की तलाश करना चाहते हैं। आप लाभार्थी की खोज उनके फैमिली आईडी, आधार नंबर, नाम, स्थान जो ग्रामीण या शहरी हो सकता है, और पीएमजे आईडी के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ हमने आधार नंबर का चयन किया है। अपने जिले का चयन करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद खोजें बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपके परिवार आईडी से संबंधित लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करता है। जिन सदस्यों का eKYC नहीं हुआ है, उन्हें नारंगी रंग में दिखाया गया है। इस प्रशिक्षण के लिए मान लीजिए कि आप अपना स्वयं का eKYC कर रहे हैं। eKYC करने के लिए
ई-केवाईसी करे बटन पर टैप करें। प्रमाणीकरण पॉपअप दिखाई देता है। प्रमाणीकरण पॉपअप पर आप आधार का OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित कर सकते हैं। जब आप आधार का OTP का चयन करते हैं, तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा जो आपके आधार के साथ पंजीकृत है। जब आप फिंगरप्रिंट का चयन करते हैं, तो आपको अपने फिंगरप्रिंट को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। जब आप आइरिस स्कैन का चयन करते हैं, तो आपको अपनी आइरिस को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। जब आप चेहरा प्रमाणीकरण का चयन करते हैं, तो आपको अपने चेहरे को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी। आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण आपके आधार की मदद से प्रमाणित होते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का OTP चुनते हैं। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉपअप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। जब आप सहमत हो जाते हैं, तो जारी रखने के लिए इसे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर टैप करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। इसके बाद आपको 2 प्रमाणीकरण करने होंगे। जिस लाभार्थी का ई-केवाईसी करना है, उसे आधार की सहायता से प्रमाणित किया जाता है। ई-केवाईसी करने वाले लाभार्थी को उसके मोबाइल OTP के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। क्योंकि इस वीडियो में आप अपना ई-केवाईसी कर रहे हैं, अपना आधार OTP दर्ज करें। फिर अपना मोबाइल OTP दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण पर एक संदेश प्रदर्शित होता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने स्वयं को परिवार के सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया है। कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़े। अब आपको ई-केवाईसी पृष्ठ पर ले जाया जाता है। यह पेज आपका नाम, उम्र, लिंग, संबंध, योजना, अनुमोदन की स्थिति, आधार या वर्चुअल ID, परिवार ID, मोबाइल नंबर, सदस्य ID और पता प्रदर्शित करता है। अपना कार्ड बनाने के लिए आप अपना ई-केवाईसी, आधार का OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का OTP चुनते हैं। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दें पॉपअप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। जब आप सहमत हो जाते हैं, तो जारी रखने के लिए इसे स्वीकार करें और अनुमति दें बटन पर टैप करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। क्योंकि इस वीडियो में आप अपना ई-केवाईसी कर रहे हैं, अपना आधार OTP दर्ज करें। फिर अपना मोबाइल OTP दर्ज करें। प्रमाणीकरण करने के बाद आपको ई-केवाईसी पृष्ठ पर ले जाया जाएगा, जहां आपको अपनी एक तस्वीर लेनी होगी। आपके ई-केवाईसी को स्वतः स्वीकृत करने के लिए आपका तुलना का स्तर 80% या उससे अधिक होना चाहिए, ताकि आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसके बाद आपको अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की आवश्यकता है, तो यस का चयन करें। इस प्रदर्शन के लिए हमने नो का चयन किया है। परिवार के मुखिया के साथ अपना संबंध चुनें और अपने जन्म का वर्ष दर्ज करें। अपना पिन कोड दर्ज करें।
आपका राज्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। अपना जिला चुनें। चुनें कि आप रूरल अथवा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है या फिर अर्बन अथवा शहरी क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण या रूरल का चयन करने पर आपको अपना उपजिला और गांव दर्ज करना होगा। शहरी या अर्बन का चयन करने पर आपको अपना शहर या टाउन और वार्ड दर्ज करना होगा। इस प्रदर्शन के लिए रूरल का चयन किया गया है। इसके बाद अपने उपजिले का चयन करें। और अंत में अपने गांव का चयन करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन संदेश भेजता है कि आपका KYC पूरा हो गया है और आप कुछ समय बाद अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बटन पर टैप करने पर आप अपने परिवार ID से संबंधित लाभार्थियों की सूची में वापस आ जाएंगे और आप स्वयं को हरे रंग में चिन्हित देख सकते हैं। अपना कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने नाम के सामने डाउनलोड कार्ड बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपको संदेश देता है कि आपका कार्ड प्रोसेस हो रहा है और आप कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो जिस लाभार्थी का कार्ड डाउनलोड करना है उसके डाउनलोड कार्ड बटन पर क्लिक करें। प्रमाणीकरण पॉपअप दिखाई देता है। इस वीडियो के लिए मान लीजिए कि आप अपना कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का OTP चुनते हैं। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉपअप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। जब आप सहमत हो जाते हैं तो जारी रखने के लिए इसे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर टैप करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है तो एक हरे रंग का चेक मार्क दिखाई देता है। अपना आधार OTP दर्ज करें। फिर अपना मोबाइल OTP दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण पर एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें कहा जाता है कि आपने स्वयं को परिवार के सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया है। कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़े। डाउनलोड कार्ड पेज खुल जाता है। अपने नाम के आगे वाले तीर या एरो पर क्लिक करें। आप अपने कार्ड को डाउनलोड, प्रिंट और साझा कर सकते हैं। कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करें टाइल पर टैप करें। एप्लीकेशन संदेश प्रदर्शित करता है कि आपका कार्ड सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध PDF रीडर का उपयोग करके डाउनलोड किए गए कार्ड को खोल सकते हैं। आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए KYC करने और उनका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत पर आ गए हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि अपना KYC कैसे करें और आयुष्मान एप्लीकेशन से अपना आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करें। साथियों, अब बारी है हमारी आज की प्रेरणादायक आशा की सच्ची कहानी की। हमारी आशा बहनों को हितग्राहियों के परिवार के साथ भी बड़ी मेहनत करना पड़ता है। उनको लगातार परामर्श देना पड़ता है जिससे वे उपचार लेने के लिए मान जाएं। ऐसा ही एक प्रकरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिला खरगोन विकास खंड गोगांव ग्राम रूपखेड़ा में निवास करने वाली गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था। उसका ये दूसरा प्रसव था। विलंबित प्रसव पीड़ा की स्थिति में उसे खरगोन जिला अस्पताल हेतु रेफर किया गया। यहाँ एक दिन भर्ती रहने के बाद भी
प्रसव नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को समझे बिना उसके पति वापस घर ले जाने की जिद करने लगे। आशा एवं अस्पताल स्टाफ द्वारा समझाने के बावजूद वे गर्भवती को वापस घर ले आए। शाम को घर पर प्रसव हो गया। जानकारी मिलते ही आशा श्रीमती सावित्री सिसोदिया ने आशा पर्यवेक्षक श्रीमती आशा बाल्के को फोन पर सूचना दी और दोनों 6 घंटे के अंदर HbA1c फॉलोअप हेतु सुनीता के घर पहुंचे। जांच में माता का स्वास्थ्य समान एवं नवजात का वजन 2.5 किलोग्राम था, किंतु नवजात के दोनों पैर टेढ़े क्लबफुट पाए गए। इस संबंध में परिवार को आशा एवं आशा पर्यवेक्षक ने काफी विस्तार से जानकारी दी एवं परामर्श दिया कि समय रहते उपचार करा लिया जाए तो शिशु विकलांग होने से बच जाएगा। 3 माह पश्चात भी परिवार इस बात पर यकीन न करते हुए अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे। आशा पर्यवेक्षक CHO RBS के चिकित्सकों के लगातार समझाने पर वे बच्चे को जिला अस्पताल लेकर गए। जांच के बाद शिशु के दोनों पैरों में 7 दिनों के लिए प्लास्टर चढ़ाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का इलाज लगभग 3 वर्ष तक चलेगा। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा। उसके बाद हर मंगलवार को जिला अस्पताल में आकर फॉलो अप करना पड़ेगा। आशा ने HbA1c के दौरान पाया कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था और वह कमजोर दिखाई दे रहा था। आशा ने शिशु को NRC दिखाया और बच्चे को 14 दिनों के लिए भर्ती किया गया। परिवार यहाँ भी 14 दिनों के लिए रहने से मना कर रहे थे। NRC स्टाफ आशा और आशा पर्यवेक्षक ने परिवार को 8 दिन के लिए बच्चे को भर्ती कर देख लेने का सुझाव देते हुए कहा कि यदि वजन ना बढ़े तो वे उसे वापस घर ले जा सकते हैं। बच्चे की स्थिति में सुधार देखते हुए 14 दिनों का पूरा उपचार लेने के बाद बच्चे की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने लगा। अब बच्चे का वजन लगातार बढ़ रहा है तथा दोनों पैरों का उपचार भी जारी है। बच्चे को डॉक्टर की सलाह अनुसार विशेष जूते पहनाए जा रहे हैं जिससे पैर समान स्थिति में आ सके। ये था हमारी आशा और पर्यवेक्षक बहन की निरंतर मेहनत एवं परामर्श का परिणाम कि परिवार ने समय पर सही उपचार लेने के लिए दिए गए सुझाव को माना, जिससे बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहा। परिवार के अविश्वास को आशा ने परामर्श द्वारा चिकित्सा सेवाओं के प्रति विश्वास में बदल दिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर सत्र में। स्वागत है। आपके द्वारा पूछे गए प्रमुख प्रश्नों का समाधान विषय विशेषज्ञ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हमारे साथ हैं वरिष्ठ संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मिश्रा तथा वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉक्टर राकेश बोहरे। मैडम, हमारे जो रजनी कुशवाहा है सकतपुरा जिला रायसेन से पूछ रहे हैं कि बहुत सी लड़कियों को पेट में दर्द होता है, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, क्या ये नॉर्मल है? देखिए, मासिक धर्म में शुरुआत होने से पहले 1-2 दिन पहले से हल्का दर्द होता है और किन्हीं बालिकाओं को जो है वो शुरू होने के बाद भी 1-2 दिन दर्द होता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिससे वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, अपना काम नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं रहती। एक सिंपल पैरासीटामोल की गोली और सिकाई से जो है ये दर्द ठीक हो जाता है। हम इसी सवाल को एक यशोदा अहिरवार सुल्तानगंज रायसेन से पूछ रही हैं कि अगर दर्द होता है तो उसमें गोली लेते हैं, गोली क्या हर बार लेने में कोई दिक्कत होगी क्या? लगातार ले सकते हैं जो क्या? साइक्लोपाम या पैरासीटामोल होती है वो सेफ रहती है और वो दी जा सकती है। मतलब उसमें कोई उसके दुष्प्रभाव नहीं है, बशर्ते कि वो खाली पेट ली गई हो। इसलिए हमेशा कुछ खिलाकर फिर ही गोली देनी चाहिए। तो इसमें आगे जाके बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक अगला सवाल ये है कि एक किशोरी बालिका है, 16 साल की हो गई, अभी तक मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ, तो क्या ये कोई परेशानी वाली बात? देखिए, अगर किसी बालिका को मासिक धर्म 16 साल तक शुरू नहीं हुआ है तो हमें और भी उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो एग्जामिन करने चाहिए कि ब्रेस्ट डेवलप्ड है कि नहीं, और जो हेयर्स जो कहते हैं जिनको प्यूबार्की बोलते हैं वो डेवलप है कि नहीं है। और यदि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, हेयर्स नहीं आए हैं, तो फिर हमको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एक सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट करवा के हार्मोन्स का लेवल देखना ज़रूरी होता है। एक मैरी डेनियल खमतरा से पूछ रही नरसिंहपुर से कि 3 महीने की मतलब उसको गर्भ है और उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, ऐसे समय में क्या उसको टीका देना चाहिए? हाँ, टीका देने में कोई वो नहीं है, टीका दिया जा सकता है। उल्टी से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अच्छा, एक हमारी मानपुरा से आशा कार्यकर्ता पूछ रही है कि किसी को 15 से 20 दिन के अंदर फिर से महीना आ जाता है,
तो क्या उसको बहुत दिक्कत होती है, फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि उस बालिका की उम्र क्या है, क्योंकि जब मासिक धर्म शुरू होता है, तो 1 साल करीब उसको सेट होने में लगता है। लेकिन अगर जल्दी-जल्दी माहवारी आ रही है, 21 दिन से लेकर 35 दिन तक की साइकिल नॉर्मल रहती है। अगर 21 दिन के पहले आ रही है या 35 दिन के बाद आ रही है, तो वो असामान्य होती है। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो ये चिंताजनक बात होती है, तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदरवाइज़ उसको नियमित आयरन की गोली देते रहें जिससे खून की कमी ना हो। ऐसे ही हमारे जो एक दूसरी जबलपुर कुंडम से पूछ रही है कि 1 महीना छोड़ के 1 महीना आता है किशोरी बालिका का, हुँ। तो ऐसी स्थिति में क्या नॉर्मल ही है? देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि पहला साल जो रहता है मेनार्की के बाद में, तो वो थोड़ा-सा साइकिल को सेट होने में लगता है, कई बार तब इर्रेगुलर होता है। उसके बाद में भी अगर इस तरीके से असामान्यता साइकिल में बनी रहती है, तो हमको जाँच करवाने की आवश्यकता है। एक हमारी सलैया से पूछ रही हैं कि 5 साल शादी के हो गए, अभी बच्चे नहीं हो रहे, क्या करना चाहिए? 5 साल शादी के हो गए हैं, तो सबसे पहले तो हम कपल का एज जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर से महिला का। और दूसरी बात ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, वो 1 साल तक नहीं यूज़ किया और कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग जाँच करते हैं। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हुए मतलब 1 साल से कम हुआ है, तो पहले हम ये देख लें कि बिना गर्भ निरोधक के 1 साल तक अगर बच्चे नहीं होते हैं, तो हमको आगे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिसमें पति-पत्नी दोनों की जाँच जो है, वो निःशुल्क हमारे शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध है। एक करो त्रिपाठी बरेठा से पूछ रही हैं कि गर्भपात किस कारण से हो जाता है? गर्भपात के बहुत से कारण होते हैं। गर्भपात का जो पहला रीज़न होता है कि जो मतलब भ्रूण होता है, वो ही डिफेक्टिव होता है, तो प्रकृति उसको खुद ही जो है वो कर देती है। उसके अलावा अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर होता है, तो इसको हम कहेंगे कि कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो सकती है, एक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है। और बच्चेदानी की संरचना अगर है कि सेप्टेड यूट्रस है, इनकॉम्पिटेंट ऑस है, वेजाइनल सेप्टम है, तो ऐसी कंडीशन में भी गर्भपात की संभावनाएं जो है वो रहती हैं। तो अगर बार-बार गर्भपात हो रहा है, तो हमको इसको चिकित्सक को दिखाना चाहिए। एक पूछ रही है कि एक महिला थी, उसको 6 ग्राम हीमोग्लोबिन था, ब्लड लगा दिया, फिर भी उसका ब्लड नहीं बढ़ रहा है, बुरहानपुर से ऐसा। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं उसको ब्लीडिंग तो नहीं कहीं और हो रही है। अगर वो गर्भवती है तो ठीक है, अगर वो तब भी कई बार पाइल्स होती है या पेट में कीड़े होते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं। इसके अलावा अगर क्रॉनिक मलेरिया है या सिकल सेल की बीमारी है, तो भी हीमोग्लोबिन बढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस को हम पूछ लें कि कहीं पाइल्स तो नहीं है, बार-बार बुखार तो नहीं आ रहा है, तिल्ली उसकी बढ़ी हुई तो नहीं है, या टीबी तो नहीं है, जो मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन से भी हीमोग्लोबिन राइज़ नहीं होता है, तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। कई बार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो वो इंजेक्शन हमको लगाने पड़ते हैं, तब जाके जो है हीमोग्लोबिन लेवल सही होता है। एक हमारे बैतूल से रीता बारंगे सारणी से पूछ रही हैं कि ANC गर्भ के समय में अगर बीपी बढ़ता तो क्या डिलीवरी के बाद भी बीपी की बीमारी उसको हो जाएगी? ANC में अगर बीपी बढ़ रहा है, तो ये हमें देखना है कि 20 हफ्ते के पहले बढ़ रहा है, मतलब 5 महीने के पहले, तो हो सकता है कि उसको हाइपरटेंशन की बीमारी रही हो, तो फिर वो तो डिलीवरी के बाद भी जो है परसिस्ट करती है। लेकिन अगर 5 महीने के बाद में बीपी बढ़ रहा है, तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, मतलब गर्भ के कारण है, तो वो ज़्यादातर कंडीशन में ठीक हो जाता है। फिर भी हमको जो है डिलीवरी के 6 हफ्ते तक उसका जो है फॉलोअप करवाना चाहिए। और यदि महिला की उम्र 30 साल से अधिक है, तो हमको उसको ईयरली फॉलोअप करवाना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए। जी जी जी। एक हमारी प्रियंका पूछ रही हैं पन्ना से
कि एक 26 साल की महिला है, 2 वर्ष से समय पे प्रेगनेंसी है, उसका महीना नहीं आ रहा है और जांच कराने प्रेगनेंसी होती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको दवाई देते तब तो महीना आ जाता है, तो फिर आगे क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे में तो उसको हार्मोनल प्रोफाइल करवाना चाहिए। हो सकता है उसको थायराइड की बीमारी हो, उसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा हो तो पीसीओ की शिकायत भी हो सकती है, उसको एक्सेसिव हेयर्स तो नहीं हो रहे हैं, एक्ने तो नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हार्मोन्स की गड़बड़ी से भी होती हैं, तो हमको टेस्ट करवा के फिर दवाई देने की ज़रूरत है। एक हमारी मंजुला सोनी पूछ रही हैं कटनी से कि एक महिला है जिसके पूरे दिन के बच्चे होते हैं, 3 किलो से ऊपर वजन रहता है, फिर भी वो पैदा होते से खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे का क्या कारण है? और एक और महिला है जिसको 3 माह है होने के बाद गर्भपात हो जाता है। तो जो 3 किलो के बच्चे पूरे दिन के होते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो हमको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि बच्चा स्वस्थ हो रहा है और वजन भी उसका अच्छा है, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, ठीक है, और वो कितने दिन बाद खत्म होते हैं। हो सकता है कोई हार्ट की बीमारी बच्चे को हो या और कोई उसको प्रॉब्लम हो, तो ये जब तक हमको पूरी हिस्ट्री पता नहीं होगी तब तक ये बताना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मतलब वो अपने डॉक्टर से बात करें कि क्यों है। एक ऋतु रैकवार इटारसी से पूछ रही है कि 41 साल की एक महिला थी, उसका महीना चला गया, 7 साल बाद फिर से महीना आ गया, तो इसमें कोई खतरे की बात तो नहीं है? हाँ, इसमें क्या है कि एक बार 1 साल तक महीना नहीं आता है तो फिर हम लोग मानते हैं मीनोपॉज हो गया है, और उसके बाद एकदम से अगर ब्लीडिंग होती है तो जांच करवाना आवश्यक होता है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब जो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है वो हमेशा खतरनाक हो सकती है। अच्छा, एक लक्ष्मी पूछ रही है कि किशोरावस्था में पहले मासिक धर्म कुछ महीने तक आया फिर रुक गया, अब वो एक ऐसी किशोरी जिसके माँ बाप नहीं है, तो क्या मतलब माँ बाप नहीं है इसलिए घर के लोग उसको डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? एक बार सीएचओ से कंसल्ट कर लें, मतलब वो तो गांव में ही रहती है तो बता देगी। राजगढ़ से सुषमा पूछ रही है कि 11वें वर्ष में पीरियड आना शुरू हो गया, उसकी पीरियड जल्दी आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा हमने पहले भी बताया कि 11 वर्ष की उम्र में आ सकते हैं और 1 साल तक सेट होने का टाइम लगता है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो फिर हमें चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। खून की कमी ना हो इस बात का ध्यान रखना है, तो आयरन जरूर शुरू कर देना चाहिए। सरमनी नामदेव रायसेन से पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों होता है कभी कभी कि फोलिक एसिड देने से ब्लीडिंग चालू हो जाती है? नहीं, फोलिक एसिड से इसका कोई संबंध नहीं, ये एक भ्रांति हो सकती है। उमरिया चौबे से आशा अंजना पूछ रही है कि जब महिला गर्भवती होती है तब भी उसको पीरियड आते रहते, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो किसी और कारण से हो सकता है आंवल नीचे हो इसलिए आ रहा है, तो फिर वो तो हमको देखना चाहिए, और यदि अर्ली प्रेगनेंसी में आ रहा है तो वो गर्भपात का भी लक्षण हो सकता है। लक्ष्मी पटेल जूना करेली से पूछ रही है कि एक महिला है जिसको 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उसको प्रेगनेंसी की समस्या 2-2 महीने में महीना आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वो उसको अपना जांच करवानी पड़ेगी, अपना हार्मोनल प्रोफाइल करवाना पड़ेगा, कोई थायराइड की तकलीफ तो नहीं है उसको, या अन्य कोई मोटापा है तो नहीं है। पूछ रही है कि सुनीता सोंदिया कि 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है और बीच में ब्लीडिंग होती है, क्या प्रेगनेंसी में कभी ब्लीडिंग हो सकती है? हाँ, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर इन्वेस्टिगेट करवाना जरूरी है कि किस कारण से हो रही है। एक महिला और पूछ रही है, रिंकी पाल, वो बोल रही है कि महिला को एक को टीका लगाया, दूसरे दिन उसका अबॉर्शन हो गया। उससे कोई संबंध नहीं, ये भ्रांति हो सकती है। जी। एक ग्राम कहानी कोहिना से एक महिला जिसका प्रथम पारा है, उसको पेट में जलन होती है, कुछ दवाई दी तो ठीक हो जाती है, तो वो फिर बंद करें तो फिर होने लगती है, ऐसी स्थिति में क्या दवाई लगातार दे सकते हैं? दवाई में ये कि आप थोड़ा सा ठंडा दूध ले सकती है, खाना खाने के तुरंत बाद जो है वो लेटे नहीं, मिर्च मसाले वाला खाना न खाएं, एक साथ बहुत न खाएं, थोड़े थोड़े अंतर में खाते रहें, और बाजार का खाना जंक फूड न लें। तो ये जो प्रेगनेंसी के जो जी मितलाना वाला प्रक्रिया है वो 3 महीने तक चलती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। एक और आशा रेखा मकवाना घटिया ब्लॉक से पूछ रही हैं कि जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है उसके बाद पेट बड़ा दिखने लगता है, तो उसके लिए क्या कोई अलग से एक्सरसाइज करना चाहिए? हाँ, उसमें एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो
खड़े होके पैर को छूना इस तरीके की है, या लेट कर ही जो है अपने पैर जो है साइकिल की तरह चलाना। एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रहती हैं और ये ऑपरेशन के 3 माह बाद शुरू करनी चाहिए। हमारे CHO को भी योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी नहीं, ट्रेनिंग हाँ। चालू हुई है, उनसे भी ले सकते हैं। कोई महिला फोलिक एसिड की टैबलेट नहीं खा पाती तो उन्हें कैसे समझाएं? उनको ये समझाएं कि फोलिक एसिड की टैबलेट ना खाने से बच्चे में जन्मजात विकृति का डर रहता है और ये उनके बच्चे के लिए जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बार जन्मजात विकृति वाला बच्चा जो रहता है वो एक मतलब मेंटली मानसिक कपल विकास को भी वीक करता है और बच्चे के लिए तो रहता ही है दर्दनाक। एक मारी लोधी पूछ रही है कि उनके यहाँ 2 बच्चे सिजेरियंस हुए हैं, तीसरी बार प्रेग्नेंट एक महिला, उसका वजन 30 किलो, हाइट भी कम है, तो आगे कोई समस्या तो नहीं होगी? तो आगे तो एक तो 2 बच्चे जब सिजेरियन से हुए हैं तो पहली बात तो गर्भनिरोधक साधन का इस्तेमाल करना था, नहीं किया तो ये हाई रिस्क की कैटेगरी में है। इनका तीसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही होगा और इनको बिल्कुल ही गायनोकोलॉजिस्ट की देखरेख में ही इनकी प्रेगनेंसी जो है आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। एक सुजाता यादव पूछ रहे हैं कि भैरुआ जिला सीहोर से एक महिला, उसको कब्ज रहता 3-4 दिन में लेटरिन जाती है और बाथरूम भी कभी कभी रुक जाती है और उसने इलाज कराया, उसके बाद उसको ब्लीडिंग, मल द्वार से ब्लीडिंग हो रही है, कमर पेट में दर्द होता है, अस्पताल ले जाते हैं तो वो चीज़ ठीक होती, दूसरा सर्दी जुकाम चालू हो गया, तो वो बार बार बीमार क्यों पड़ रही है, इसमें क्या करें? वो तो फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए कि उसका हीमोग्लोबिन कैसा है, उसको और कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है जो बार बार बीमार पड़ना है। हमारी आशाएं बड़ी उत्सुकता से बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं। अगला सवाल है कि 2.5 से 2 महीने में अगर माहवारी आती है तो क्या ये कुछ खतरनाक लक्षण है? हाँ, 2.5 से 2 महीने तो फिर इसमें तो जांच करवाने की आवश्यकता है। वजन तो नहीं बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, तो PCO हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये तो फिर हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करवानी अच्छा, कम उम्र में माहवारी आना, जैसे 11 साल की लड़की को आ गया, नहीं ठीक है, ऐसा नहीं। कई बार ने पूछा है विनीता तिवारी बर्मान से कि जो लड़कियों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्या आगे जाके इनको गर्भधारण में कोई समस्या होगी? नहीं, इस तरीके से उससे कोई कोरिलेशन नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल थे। एक और सवाल है, एक नीमा कुशवाहा पूछ रही है कि एक को जांच कराई, उसको अंडे नहीं बन रहे थे, तो क्या आगे जाके ये मां बन सकती है? देखिए, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है अगर, तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स आती हैं जी, ठीक है, तो वो दी जाती हैं, तो उससे ओव्यूलेशन होने लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा ही की जाती है, तो मतलब ऐसे किसी अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर से न करवाएं जांच, और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में ये इलाज होता है, तो उसी से करवाएं। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि अगर दर्द की, जो बहुत से प्रश्न ऐसे आए मासिक धर्म के दौरान दर्द होने के, लेकिन अगर दर्द बना रहता है और बहुत अधिक दर्द हो रहा है, जो मतलब अगर मोशन पास कर रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, या गर्भवती महिलाएं हैं या फिर चाइल्ड बेयरिंग एज वाली महिलाएं हैं, जो वयस्क महिलाएं हैं, उनमें संबंध बनाने में भी बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है तो एक एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में क्या है कि हमको प्रॉपरली चेकअप करवा के, क्योंकि उसकी मेडिसिन अलग रहती हैं, तो वो हम लोगों को पेट की सिकाई करने से कुछ फायदा होता है? पेट की सिकाई करने से त्वरित फायदा तो होता है ना। तो आज बहुत सारे सवाल हमने पूछे, हम बहुत बहुत धन्यवाद पूरा हमारे आशा की तरफ से आपको देते हैं, और आगे भी हम आपके प्रति सवाल लेते रहेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आशाओं की जिज्ञासाओं के समाधान करने के लिए। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि आयुष्मान भारत योजना के लाभ एवं उनको ग्रामीणों को उपलब्ध कराने में आशा बहनों की भागीदारी एवं भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप सभी अपने क्षेत्र में इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाएंगी। अब हम आप सबके साथ धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय इस एपिसोड के लिए निकाला। नमस्कार। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें और अपनी जिज्ञासाओं को
कमेंट बॉक्स में लिखेंगी। आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते के लिए।